वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर कर लिया है। जो नहीं कवर किए हैं वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 5। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि बजट क्या होता है, बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, वित्तीय वर्ष क्या होता है, उसके बाद बजट के कितने अवयव यानी घटक होते हैं। बजट दो प्रकार के मेनली हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बजट प्राप्तियां क्या होती है। बजट प्राप्ति को दो भाग में बांटा गया है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। और बजट राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक अंतर क्या होता है, ये सब चीज हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया है। और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिसको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब चीज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है यानी सेकंड वीडियो का जो टॉपिक है वो है राजस्व व्यय, जिसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए इसका क्या परिभाषा है, जिस व्यय से यानी जिस खर्च से ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देनदारियों की कमी आती है, उसी को क्या कहेंगे, राजस्व व्यय कहेंगे। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि एक जस्ट एग्जांपल, अब जो ये जो राजस्व व्यय का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पेंशन। अगर पेंशन अगर देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी जाती है, किसी वृद्ध आदमी को, किसी बुढ़ा व्यक्ति को अगर दिया जाता है, तो वह उससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। इससे कि सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण कैसे होगा भाई, जब वो क्या करता है कि पेंशन दे देता है, उल्टे पैसा देता है आदमी को, तो उससे सरकार की कोई संपत्ति का निर्माण होगा, सरकार का कोई संपत्ति बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, और ना ही देनदारियों की कमी आती है। क्या अगर पेंशन देते रहेगा, मान चले एक ईयर अगर एक साल अगर पूरा साल सरकार पेंशन दे दिया, लेकिन क्या पेंशन लेने वालों की कमी होगी, मतलब पेंशन ग्रहण करने वालों, उसको अचीव करने वालों की कमी होगी, मतलब देनदारियों की कमी नहीं होती, उसी को क्या कहेंगे, राजस्व व्यय कहेंगे। इसके साथ साथ जो है आर्थिक सहायता, जैसे कि बाढ़ वगैरह हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई मानव निर्मित आपदा आ गया, तो सरकार की तरफ से जो हेल्प किया जाता है, जो आर्थिक सहायता की जाती है, ये सब भी कहाँ आ जाएंगे, ये सब जो खर्च होता है ये सब भी किसमें जुड़ जाते हैं, राजस्व व्यय में जुड़ जाते हैं। उसके बाद कर्मचारियों के वेतन के लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी, शिक्षा तथा रक्षा क्षेत्र के राजस्व के उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है, मतलब राजस्व व्यय के उदाहरण है, चाहे वो आप शिक्षा क्षेत्र में जाएं या फिर रक्षा क्षेत्र में जाए या फिर पेंशन या फिर आर्थिक सहायता। ठीक है, ये सब क्या है, बेस्ट एग्जांपल है राजस्व व्यय का यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब देखिए सेकंड टॉपिक है मेरा कि पूंजीगत व्यय, यानी पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे विद्यालय भवन का निर्माण करना, उसके बाद पुराने ऋण की भुगतान करना। सरकार जो होता है बहुत सारे ऋण लिया हुआ रहता है, अगर किसी साल अगर उसका बजट अगर घाटे में चल जाता है, बजट घाटे की कब बनती है, कैसे बनती है, ये इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर सरकार का बजट किसी वर्ष अगर घाटे में चल जाता है तो उनको ऋण लेना पड़ता है, उनको लोन लेना पड़ता है, बड़े बड़े कंपनियों से, फिर वर्ल्ड बैंक से उनको लोन लेना पड़ता है, या फिर खुद का सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ता है। जैसे कि आरबीआई क्या है, भारत का खुद का मतलब सेंट्रल बैंक है, यानी क्या है, मतलब केंद्रीय बैंक है, तो इससे भी कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करती है कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत मतलब कभी कभी क्या करती है, लोन को भी मतलब अदा करती है, लोन को भी पे करती है सरकार। जैसे कि यहाँ भी इसके अंतर्गत ये भी आ जाएंगे, विद्यालय निर्माण या फिर कॉलेज वगैरह जो बनते हैं, ये सब भी किस में जुड़ जाते हैं, ये सब जो होते हैं पूंजीगत व्यय होते हैं। जैसे ठीक है, उसके बाद कही जाती है कि इसमें की जाने वाली व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती है तथा ये आवर्ती प्रकृति के नहीं होती। ये क्या होते हैं, आवर्ती प्रकृति के नहीं होते पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय किसको कहेंगे, जैसे कि ये सब सिंपल से यानी बेसिक जो बेसिक जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी ढांचागत जो बेस होता है, उसी पर खर्चा ही जो आता है, वो सब खर्चे किस में जुड़ता है, पूंजीगत व्यय में जुड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब दो प्रकार पड़े, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, यानी व्यय का दो प्रकार, बजट व्यय हम लोग पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि बजट व्यय जो होता है एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा अलग अलग मदों, मद का मतलब होता है आइटम्स यानी वस्तु। ठीक है, तो मदों पर की जाने वाली अनुमानित मतलब गैस किया हुआ जो बजट बनता है, जो व्यय होता है, जो ये खर्च होता है, उसी को क्या कहेंगे, बजट व्यय कहेंगे। ठीक है, इसका दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब अगला टॉपिक आता है आपका राजस्व घाटा यानी बजट घाटा। यानी राजस्व घाटा किसको कहेंगे भाई, देखिए जब सरकार का कुल खर्च या कुल आय से ज्यादा होता है, यानी जब सरकार का कुल खर्च कुल आय से ज्यादा होता है, मतलब कमाएगा कम खाएगा ज्यादा, मतलब कमाएगा कम मतलब खर्च ज्यादा करेगा, तो उस टाइम जाहिर सी बात है बजट जो होगा वो घाटे का बनेगा। अगर देश के अंदर सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब पैसे का इस्तेमाल करती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा का खर्च करती है और इतना पैसा मतलब देश आमदनी नहीं कर पाता है, तो वहां क्या होगा कि उस देश का जीडीपी जो जाएगा, उस देश का बजट जो जाएगा वो कहां जाएगा, घाटे की ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, वही चीज हमको कहा जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, घाटे का बजट कहेंगे या फिर बजट घाटा
कहते हैं? यह देश की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। वित्तीय स्थिति जैसे कि गरीब है या फिर अमीर है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है या फिर कमजोर है, ये सब चीज को इंडिकेट करता है। मतलब राजस्व घटा, ठीक है, दर्शाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है कि ठीक है, यानी कितना मजबूत है नहीं है। अगर राजस्व घटा अगर नहीं होगा तो मान जाएंगे वहां, मतलब साफ बात है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगा, ठीक है, वहां के लोग अमीर होंगे, ज्यादा मतलब उनकी जीवन अच्छी होगी, ज्यादा उनको कष्ट नहीं होगा। ये सब मतलब इंडिकेशन करता है, मतलब दर्शाता है कि वहां का राजस्व घटा जो कैसा है नहीं है, ठीक है। उसके बाद राजस्व घटा के कारण सरकार पर ऋणों का बोझ बढ़ जाता है। राजस्व घटा के कारण कैसे नहीं बढ़ेगा भाई? जब राजस्व घाटा में चल जाएगा, देश के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहां जाएंगे? ऋण लेने के लिए जाएंगे, मतलब लोन लेने के लिए जाएंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो वहां क्या होगा? कर्ज में डूबना ही है। तो इसमें क्या होता है कि राजस्व घटा के कारण सरकार पर ऋणों का बोझ बढ़ जाता है, सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि होती है। भावी जो होता है, भावी का मतलब होता है आने वाला, भावी का मतलब क्या होता है? आने वाला। अब देनदारी को जिसको देना होता है, जैसे कि पेंशन लेने वाले को क्या कहते हैं हम? देनदारी कहते हैं। तो पेंशन को देना पड़ेगा। तो चाहे ये सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा यानी लोन लेगा तो वो क्या होगा कि भावी देनदारों में वृद्धि होगी। मतलब आने वाला जो होगा, आने वाला पीढ़ी को, आने वाला मतलब जो गेस्ट होगा जिसके पास ऋण लेता है, उनको देने वालों की संख्या, मतलब सरकार उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा रुपया देना पड़ेगा भविष्य में सरकार को, उन सब को जिससे वो ऋण लेता है, ठीक है, वृद्धि होती है। साथ ही साथ राजस्व घाटा सरकार द्वारा किए गए फालतू खर्चे की जानकारी देती है, ठीक है। यानी राजस्व घाटा क्यों लगा? राजस्व घाटा, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, इतनी पैसा है, लेकिन फिर भी क्यों घाटा लगा? भाई जितना ऐसे देश का आदमी थोड़ा ना है कि जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी देश का जीडीपी जो है, देश का जो बजट है वो घाटे में क्यों जा रही है? तो सीधा मतलब ये कि सरकार क्या कर रही है? फालतू खर्चा कर रही है, ज्यादा से ज्यादा फालतू खर्चा कर रही है। फालतू का खर्चा कैसे? अगर कहीं मतलब फालतू खर्चा बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अगर कहीं का अगर ये हो गया, कहीं अगर प्राकृतिक आपदा आ गया तो वहाँ 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ फंसा देंगे, या फिर 1 लाख की जगह 2 लाख दे देंगे। मतलब हद से ज़्यादा खर्च करना। अगर कहीं मानव निर्मित आपदा हो गया तो वहाँ लोगों को 1 लाख की जगह अगर 2 लाख दे देंगे। हालांकि वहाँ जो है 1 लाख के जरूरत से ही, मतलब 1 लाख से ही वहाँ की जरूरत पूरा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करके खर्च कर रहा है, तो ये सब क्या हो गया? फालतू खर्च हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज पर खर्च करना, तो अगर बेसिक चीज पर खर्च करेगा तो वो सरकार जो होगा बजट, वो अपना घाटा नहीं प्रदर्शित करेगा, मतलब वो देश की जो बजट होगी वो घाटे में नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब राजस्व घाटा का सीधा मतलब यही समझिए कि देश कंगाल हो गया, ठीक है, यानी देश गरीब हो गया जब राजस्व घाटा होता है। अब देखिए आगे अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक कहता है कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, यानी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो जब सरकार अपनी आय से अधिक आय अर्जित करती है। राजकोषीय घाटा, जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को ही राजकोषीय घाटा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मान चलिए कि देश का बजट जो है 1000 है, ठीक है। मान चलते 1000 तो होता नहीं, 1000 होता नहीं है, मतलब 1000 मिलियन जो मान लिए ना, 100 मिलियन मान लिए, ठीक है, यानी 100 मिलियन रुपया मान लिए, ठीक है। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी हम ले लिए समझाने के लिए। तो यहाँ जो होती है, लेकिन वो क्या किया कि 101 मिलियन रुपया खर्चा कर दिया। उसका बजट कितना है? 100 मिलियन, लेकिन 101 मिलियन खर्चा कर दिया है, तो 1 मिलियन ज्यादा कर दिया भाई। तो यही 1 मिलियन क्या कहलाएंगे? राजकोषीय घाटा कहलाएंगे। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय बजट, यानी बजट घाटा में आपको ये नहीं दर्शाया जाएगा, आपको ये नहीं दिखाया जाता कि कितना रुपया का घाटा लगा, और राजकोषीय घाटा पूरा आपको डाटा, पूरा ब्यौरा के साथ डेटा देती है, जानकारी देती है कि हाँ इतना रुपया का घाटा लगा है, 1 करोड़, 1 लाख, 1 अरब, 1 खरब, इतना का मतलब घाटा लगा, मतलब स्पष्ट जानकारी देती है। क्योंकि ये हमको परिभाषा क्या करा है? जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को ही क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। तथा इस घाटा को उधारी ऋण लेकर पूरी की जाती है। अगर 10 रुपया मेरे पास है, हम 11 रुपया खर्च कर दिए, तो जाहिर सी बात है हमको 1 रुपया, अगर 11 रुपया खर्च करना हो तो हमको 1 रुपया कहीं ना कहीं तो ऋण लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लोन लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि उधारी को क्या करता है, मतलब ये घाटे को उधारी लेकर, यानी उधारी ऋण लेकर के मतलब पूर्ति करता है सरकार, मतलब राजकोषीय घाटा होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के, जैसे कि आगे हमको बताया जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएंगे कुल व्यय घटा देंगे उसमें
उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियां। ठीक है, ये होती है राजकोषीय घाटा। अब देखिए अगला टॉपिक आता है राजकोषीय घाटा का प्रभाव। राजकोषीय घाटा का प्रभाव अच्छा प्रभाव होगा? नहीं, बिल्कुल बुरा प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो होता है लोन पर डूब गया है, मतलब लोन लेकर के, मतलब ऋण लेकर के सरकार जो है वो क्या कर रही है कि अब मतलब सरकार देश को चला रही है, तो राजकोषीय घाटा हो गया। तो राजकोषीय घाटा का क्या होंगे, मतलब बैड इफेक्ट पड़ेगा, कोई सही इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव में बजट नहीं है, निगेटिव में चला गया है। तो उसी को निगेटिव में कितना गया है उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमको हेडलाइन कह रहा है। देखिए इसका एक प्रमुख प्रभाव यह है कि राजकोषीय घाटा से स्फीतिकारी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था शुरू में ही कि जब घाटे की बजट होती है तो सरकार आरबीआई के पास भी लोन ले सकती है या फिर वर्ल्ड बैंक के पास भी। ठीक है, आरबीआई से ऋण लेती है, जिसके लिए आरबीआई नए नोट छापता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमतों के बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, जब क्या होंगे कि क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए, यानी ज्यादा अगर घाटा लग जाएगा, घाटों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगा गवर्नमेंट, वो जाएगा दरवाजा खटखटाएगा आरबीआई वाले को बोलेगा कि भाई हमको पैसा दो, देश में पैसा घट रही है। तो आरबीआई वाले कहाँ से पैसा लेंगे भाई, वो तो तुमको छापने का काम ही होता है। तो वो जब ज्यादा पैसा छाप देंगे तो पैसा का कोई वैल्यू रहेगा, पैसा का जब वैल्यू नहीं रहेगा तो उस टाइम सामान का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब ये हल्का सामान में मतलब 1 केजी का, अगर 1 केजी चीनी का ही दाम आपको 100 रुपया मान लेगा, 80 रुपया मान लेगा, क्योंकि उस टाइम अगर रुपया छाप देगा आरबीआई तो उस टाइम क्या होगा कि सामान की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि स्फीतिकारी हो जाती है उसमें, यानी कीमत जो होता है पैसे का वैल्यू घट जाता है और सामान का कीमत बढ़ जाता है। ठीक है, यानी पैसा ही तो नहीं खाएगा ना, इतना नोट छापने से कौन, मतलब क्या, मतलब नोट छापने से सिर्फ थोड़ा इकोनॉमी मतलब इतना डेवलप नहीं करेगा ना। नोट छापने से क्या होता है कि स्फीतिकारी बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमतों के बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब 10 रुपए की जगह अब डायरेक्ट 40 रुपये। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमको कह रहा है कि विदेशों से ऋण लेने के कारण विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। सही बात है, अगर हम कहीं अदर कंट्री से ऋण लेंगे, अदर मतलब देश से अगर ऋण लिया जाए तो उनका हमको गुलाम बन के रहना पड़ेगा। अगर कहीं दूसरे जगह से अगर ऋण लेके आती है, कोई दूसरा अगर पड़ोसी देश से या फिर कहीं किसी भी देश से अगर दोस्ती ही देश से अगर लेके आती है तो उनको वो बात मानना पड़ता है, वो देशों की हर एक बात को मानना पड़ता है। अगर वो वो यहाँ तक कि इंटरनल जो मामला है, देश के आंतरिक जो मामला है, उसमें भी अगर हस्तक्षेप करती है तो हम मुंह खोल के नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका कर्जदार हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये सब मजबूरी बनती है, मतलब राजकोषीय घाटा होने से ये सब बैड इफेक्ट पड़ता है। चलिए हेडलाइन क्या कर रहा है कि विदेशों से ऋण लेने के कारण विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे उधार लेने वाला देश भारत के आंतरिक आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है। सही बात है, वो मन मर्जी समझेगा, हमने तो पैसा लिया ही है, हम पैसा दिए हुए हैं, हम क्या बोलेगा, हम जो मन शो करेंगे उसका देश में जाकर के, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन राजकोषीय घाटा होने पर, और राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए किसी भी देश के लिए, मतलब ये बैड न्यूज होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि देश ऋण जाल में फंस जाता है तथा देश के भावी विकास प्रगति धीमी पड़ जाती है। भावी विकास जो है, आने वाला विकास या फिर भावी पीढ़ी के लिए जो विकास की जाती है, यानी भावी पीढ़ी जो आने वाला विकास है उसके लिए जो तरक्की की जाती है वो क्या होता है, धीमा पड़ने लगता है। पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से विकास करेगा। ठीक है, ये सब मतलब बैड इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़े, हम राजकोषीय घाटा का प्रभाव, यानी राजकोषीय घाटा का बैड इफेक्ट कौन, राजकोषीय घाटा को क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, यानी फिस्कल डेफिसिट यानी बैड इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट या फिर इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नहीं थ्योरी, अब देखिए क्वेश्चन अगला थ्योरी कह रहा है कि प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट क्या कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट पर लिया, प्राइमरी डेफिसिट ये क्या होता है भाई, देखिए ये भी बजट घाटे का एक प्रकार होता है। क्या होता है, ये भी एक बजट घाटे का प्रकार है, जिसे राजकोषीय घाटा में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा बराबर क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा घटा देंगे, ब्याज अदायगी, या क्या करेंगे, मेरे पास तो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा कितना होता नहीं होता मेरे पास ब्यौरा है, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, ब्याज अदायगी को घटा देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि प्राथमिक घाटे का प्रभाव, भाई इसका भी प्रभाव होता है। ये क्या प्रभाव डालता है, प्राथमिक घाटे से पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का
आने वाले पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने अभी वर्तमान में जो भी पीढ़ी है, वर्तमान में जो भी पीढ़ी है वो क्या करता है कि अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास करता है, अच्छे अच्छे घर बनाते हैं। वरना अगर उनको कहा जाए कि आपकी जिंदगी यहीं तक सीमित है, आप बस आगे तरक्की मत कीजिए, आपका कोई संतान नहीं होगा, आपका कोई पीढ़ी नहीं आने वाला, तो वो क्या करेंगे, कोई विकास करेगा नहीं करेगा, बैठ बैठ के खाएगा, बोलेगा कि 2 दिन का जिंदगी है, ऐसे ही गुजार लेंगे, बस निकलते बनेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्या करती है, यानी अभी का वर्तमान पीढ़ी, उनको उद्देश्य क्या है कि आने वाला पीढ़ी, अपने पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मतलब खुशहाल देखना है, अपने पीढ़ी को मतलब ज्यादा से ज्यादा तरक्की करके सारे चीज उनको प्रोवाइड करना है, देना है। ठीक है, तो यही मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन क्या होगा, प्राथमिक घाटे से क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटे से ये भी पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का मतलब आने वाली पीढ़ी या फिर भावी पीढ़ी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि प्राथमिक के कारण सरकार मजबूरन यानी क्या करता है, ऋण लेता है, यानी मतलब मजबूर बन जाता है भाई। अगर सरकार अगर ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, अगर राजकोष से घाटा होगा, देश पूरा भूखा मर रहा है, तो उस स्थिति में सरकार को क्या करना पड़ता है, ऋण जो है, लोन जो है, मजबूरी में ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैड इफेक्ट है, मतलब एक तरह से प्राथमिक घाटे का प्रभाव है। अगला हमको बताया जा रहा है कि प्रयोज्य आय क्या होता है। प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम तो समझते हैं भाई, इनकम यानी जो हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप करके जो भी हम लोग को पारिश्रमिक मिलता है उसी को क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनत के बदले फल, मेहनत के बदले फल के रूप में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, आपको पैसे भी दिया जा सकता है या फिर आपको कोई सामान भी दिया जा सकता है। ठीक है, यानी इनकम यानी पारिश्रमिक होता है। ठीक है, प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल आय जो है, आय का वह भाग जो खर्च या बचत के लिए होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रयोज्य आय कहेंगे। वह भाग जो खर्च या बचत के लिए, देखिए खर्च भी होगा बचत भी होगा। ठीक है, तो या फिर खर्च के लिए, खर्च या बचत, आप दोनों नहीं बोल सकते, आप दोनों नहीं कर सकते, खर्च के लिए या फिर बचत के लिए जो होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रयोज्य यानी डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। अब सेकंड में हमको बताया है रिकॉर्डो समतुल्यता क्या होती है। रिकॉर्डो समतुल्यता, देखिए डेविड रिकॉर्डो 19वीं शताब्दी के एक महान अर्थशास्त्री थे, महान इकोनॉमिस्ट थे, अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स को अध्ययन करते थे, अच्छी तरह से न्यू थ्योरी देते थे, न्यू नया नया नियम देते थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्योंकि वो महान थे। ठीक है, कहा था महान थे, जिन्होंने कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, इसे समतुल्यता या रिकॉर्डो समतुल्यता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ही लाइन। ठीक है, क्या कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग क्या करते हैं, लोग अधिक बचत करते हैं, उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। ये लाइन आप याद नहीं रख सकते क्या, सिंपल सा लाइन है, ये लाइन आप याद रखेंगे। रिकॉर्डो समतुल्यता क्या है, उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, इसी को क्या कहेंगे, मतलब रिकॉर्डो समतुल्यता कहेंगे। मतलब ये फिर रिकॉर्डो समतुल्यता किसने कहा था भाई, नाम तो ही जुड़ा हुआ, आदमी का नाम ही जुड़ा हुआ, डेविड रिकॉर्डो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ज्यादा घाटा लगता है तो उस टाइम लोग ज्यादा मतलब अपने पैसा को जेब में रखना पसंद करते हैं, पैसा को सेफ रखना पसंद करते हैं, कहता कि नहीं भविष्य में काम देगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, रिकॉर्डो समतुल्यता। ठीक है, रिकॉर्डो समतुल्यता में ये जो दिया है रिकॉर्डो समतुल्यता, उनका नाम ही जुड़ा हुआ, नाम ही मतलब इसमें दिया गया है रिकॉर्डो समतुल्यता। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि घाटे में कटौती, ये क्या होता है कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा निर्भर तथा भरोसा करती है। यानी भारत में क्या होता है कि सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए, यानी इनकम की प्राप्ति के लिए या फिर टैक्स की प्राप्ति के लिए वो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट घर में गया व्यक्ति का, वहां से उठा के ले गया, डायरेक्ट कंपनी में गया, वहां से उठा के ले गया। ठीक है, मतलब ये सब जो डायरेक्ट टैक्स है तो वो सब पर ज्यादा भरोसा करती है कि नहीं, इनके होने से मतलब ज्यादा मतलब राजस्व जमा होता है, ज्यादा मतलब बजट बढ़ता है। ठीक है, वही बात आपको कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। सही बात है, अप्रत्यक्ष कर हम भी चुकाते हैं भाई। अब बोलेंगे कैसे चुकाते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, आप भी चुकाते हैं, हम भी चुकाते हैं, गरीब से गरीब लोग चुकाते हैं, चाहे वो गरीब मांग के भी खाता हो या फिर कुछ भी करते के खाता हो, वो भी क्या करते हैं, कर चुकाते हैं, अप्रत्यक्ष वाला कर, क्योंकि वो भी सामान खरीदते हैं। आप अगर एक नमक का पैकेट भी अगर खरीदने जाएंगे ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, उसमें क्या रहता है, इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी सभी करों सहित। मतलब क्या हुआ, जितने भी कर बनते हैं सरकार के, जितने भी कर बनते हैं, टैक्स बनते हैं, वो सारा चीज उसमें बैठा दिया है जोड़ के, तभी जो फाइनली जो प्राइस निकला है वो आपसे लिया गया है वहां। ठीक है, मतलब अगर आप 10 रुपया का अगर
अगर नमक 10 रुपये वाला अगर नमक का पैकेट लेके आते हैं तो ये जरूरी 10 रुपये वो दुकानदार नहीं रखेगा। वो 10 रुपया में से कहाँ जाएगा, 1 रुपया या फिर 50 रुपया या फिर 50 पैसा, सॉरी 50 रुपया नहीं 50 पैसा या फिर कुछ पैसा वो कहाँ जाएंगे, सरकार के यानी फंड में जाएंगे, किसके तहत, कर के तहत। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हम लोग भी कर जो होते हैं हम लोग पे अप्रत्यक्ष कर देते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष कर नहीं देते हैं। ये धारणा नहीं बैठाना है। अगर आपको पूछा जाए कि हम लोग कर भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं, अप्रत्यक्ष कर भरते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमको बताया जा रहा कि योजना आयोग द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह देखा गया कि गरीबी तक यानी गरीबी तक 1 रुपया का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रुपया खर्च करती है। यानी खाद्य उपदान के अंतर्गत यानी सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रुपया खर्च करती है, तब 1 रुपया जो है गरीबी के पास जाके पड़ता है। यानी गरीब लोगों के पास जाकर के मतलब वहां पहुंचता है, गरीब के हाथों में जाकर के पहुंचता है। कब, मतलब 3.65 रुपया खर्च करती है। हो सके ये 3.65 रुपया 1 रुपया तक उनको पहुंचाने में, यानी 1 रुपया उन तक पहुंचाने में ये सब खर्चा लगा हो। 3.65 रुपया, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, मतलब ये जोड़ जाड़ के बैठाया गया है कि 1 रुपया को 1 रुपया तक यानी 1 रुपया को गरीब के हाथों में पहुंचाने तक कितना रुपया खर्चा पड़ता है, 3.65 रुपया। ठीक है, यानी सरकार खाद्य उपदान के रूप में। आगे हमको बताया जा रहा कि अवमंदी की स्थिति में, क्या अवमंदी की, मंदी होता है एक होता है अवमंदी, तो अवमंदी की स्थिति में घाटे में बढ़ोतरी होती है तथा तेजी की स्थिति में घाटे में कमी होती है, जबकि राजकोषीय नीति में कोई बदलाव नहीं होता है। राजकोषीय नीति जो है, जो भी पॉलिसी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हमको बताया जा रहा है कि 3 फलन, कौन कौन सा फलन भाई, पुनर्वितरण, आवंटन और स्थिरीकरण। पुनर्वितरण, आवंटन और स्थिरीकरण, ये 3 फलन है के कार्यों का संचालन सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों के माध्यम से होता है। ये तीनों फलन जो है ना, कि इसका जो कार्य होता है, इसका संचालन किसके द्वारा होता है, सरकार के व्यय और प्राप्तियों, यानी जो एक्सपेंडिचर करते हैं और जो रेवेन्यू उनको मिलता है, इन्हीं के माध्यम से ये तीनों चीज का मतलब क्या होता है, संचालन होता है, जिसको क्या कहते हैं, ये सब क्या है, मतलब क्या है, ये सब 3 फलन है। आगे हमको बताया जा रहा है कि बजट में सरकार का बजट में सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। वर्तमान वित्तीय आवश्यकताओं और देश के पूंजीगत स्टॉक में निवेश के बीच अंतर करने की दृष्टि से बजट 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ आपको शॉर्ट में बताया गया, शॉर्ट तरीका था आपका, शॉर्ट में आगे लिखा हुआ था तो वो भी हम टाइपिंग कर दिया आपको समझाने के लिए कि बजट में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का वितरण होता है। क्या होता है, कितना मतलब वो, मतलब प्राप्ति का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, कितना मतलब वो पूरा देश के अंतर्गत कितना इनकम हुआ और कितना मतलब खर्च होगा, ये सारा विवरण होता है, सारा लेखा जगह होता है बजट के अंतर्गत। बजट का मतलब जनरली क्या होता है, बैग का थैला ना, ये आपको बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला वीडियो में। उसके बाद कहता है कि वर्तमान वित्तीय आवश्यकताओं और देश की पूंजीगत स्टॉक में निवेश के बीच अंतर करने की दृष्टि से बजट को 2 भाग में बांटा गया है, बजट, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। आगे हमको पता चला, देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अटेंशन प्लीज। कह रहा है कि FRBM एक्ट 2003 यानी 2003, तो ये जो है FRBM एक्ट 2003 में, यानी FRBM अधिनियम 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया है, यानी अधिसूचित किया गया है जुलाई 2004 से, यह के नहीं होगा, 2004 से प्रभाव, यानी 2004 से प्रभाव से, यानी क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। FRBM को फुल फॉर्म क्या है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी FRBM 2003 के अंतर्गत, यानी इसी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कथन है। क्या क्या स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में GDP के 3% तक की कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है, जिससे 31 मार्च 2009 तक का राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद जो है पर्याप्त राजस्व अधिक का निर्माण हो। ठीक है, मतलब 2009 तक अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो मतलब ये कब हुआ था, 2003 में ये FRBM एक्ट आया था ना, तो उसमें ये सब कहा गया था। ठीक है, अभी तो बहुत सारे एक्ट आ गए हैं, लेकिन अभी एक्सपायर हो जाएंगे ना। 2009 तक मतलब यह था कि 2003 को यह एक्ट बना और 2009 तक ये लक्ष्य रखा क्या
कि 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिक का निर्माण हो। ठीक है, मतलब क्या कि 2009 में मतलब राजस्व घाटे में चल रहा था। क्या बात है, ये सब कहने का मतलब क्या हुआ कि देश उस टाइम का जो बजट था देश का उस टाइम घाटे में चल रहा था। ठीक है, तो यही बात हमको कह रहा है कि 2009 तक ये लक्ष्य रखा गया था FRBM 2003 के अंतर्गत कि 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को दूर करना है और रेवेन्यू को मतलब पर्याप्त को बढ़ाना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें प्रत्येक GDP का 0.3% यानी 0.3% जो है राजकोषीय घाटे में कटौती तथा 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बतलाई गई है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि आरबीआई वर्ष 2006 से 2007 यानी 2003 में है ना ये एक्ट 2003 FRBM 2003 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरबीआई वर्ष 2006 से 7 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। वित्तीय संचालन यानी देश के अंतर्गत कितना बजट है, कितना पैसा है सरकार के पास नहीं है, तो ये तो जनता को दिखाना होगा ना, पारदर्शिता होनी चाहिए, कहीं तो घोटाला नहीं हो रहा। तो ये भी चीज इसमें निर्धारित किया गया था FRBM 2003 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय प्रवृत्तियों की त्रैमासिक क्या होती त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करना होगा आदि। ठीक है, मतलब और भी मतलब एक्ट थे इसके अंतर्गत। FRBM समीक्षा समिति विगत 13 वर्षों में कितना वर्षों में 13 वर्षों में जब से FRBM अधिनियम पारित किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्य आय वाला देश बन गया। ठीक है, FRBM के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है, लेकिन तब से विकसित राष्ट्र जैसे कि जापान हो गया, USA हो गया, इस धारणा से आगे निकल गए। पर भारत में भी सरकार ने FRBM में निहित राजकोषीय सिद्धांतों में अपना विश्वास को सही साबित कर दिया है और इसे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार बदलना तथा भविष्य में विकास पथों को भी ध्यान में रखना, यह वह काम है जो FRBM समीक्षा समिति कर दिखाया। ठीक है, अच्छी बात है, इससे इकोनॉमी डेवलप होगी इंडिया की। आगे हमको बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ पूछे जा सकते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ से हमको लगता है कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इंडिकेशन कर देते हैं कि वर्तमान समय में जो है पेट्रोलियम पदार्थों और वस्तु एवं सेवा कर को यानी पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया, लेकिन समय बीतने के साथ इन्हें भी क्या किया जाएगा, वस्तु और सेवा कर में समाहित कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव उपभोग या फिर उपभोग ने इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं, उपभोग बोलेंगे हम लोग। उपभोग का मतलब ही क्या होता है, उपयोग। तो मानव उपभोग यानी मानव उपयोग के लिए मादक पेयों पर यानी मादक पेय दारू हो गया, शराब हो गया या फिर कोई भी कॉफी हो गया, ये सब मादक पेय जो है, तो मादक पेय पर राज्य सरकारें वस्तु और सेवा कर लगाती है। ठीक है, यहाँ अधिकार दे दिया गया है समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची होता है, तो उसमें तीनों सूची में अधिकार मतलब बंटवारा करके लेता है, कौन सा अधिकार किसको है, नहीं है, राज्य को कितना अधिकार है, केंद्र को कितना अधिकार है, ये सब चीज उसमें मतलब बंटवारा की जाती है। ठीक है, ये सब चीज के अंतर्गत मतलब ये सब रखा जाता है। अब देखिए कि तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश में वस्तुओं पर 6 मानक कर दरें 0%, 3%, 5%, 12 और 18 और 23 यानी 0, 3, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, ये मतलब 5 मानक कर 6 मानक दर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 6 मानक दर को आपको याद रखना, क्योंकि वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश के वस्तुओं ठीक है यानी पूरे देश के वस्तुओं पर जो मानक दर लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा, 0.035 12, 18, 28, 035 12, 18, 28। ठीक है, यानी परसेंटेज, साथ में परसेंटेज बोलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है, आगे आपका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक कह रहा है कि आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद वस्तु एवं सेवा कर देश में सबसे बड़ा एक कर सुधार है, जो 30 जून या 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को संसद के द्वारा पेश लागू किया गया था। ठीक है, मतलब ये किया गया, मतलब बुक में आपका है कि NCERT बुक में आपका किया गया,
तो अब बुक का जो होता है लेटेस्ट वर्जन उसमें अपडेट नहीं हुआ है। हम बुक पढ़े तो बुक में लगा कि इसमें लेटेस्ट वर्जन अपडेट नहीं हुआ, उसमें कश्मीर के बारे में नहीं लिखा गया है। फिर मतलब जो है एनसीईआरटी बुक जो है 2021 का जो है या फिर 2022 का जो एग्जाम के लिए होगा एनसीईआरटी बुक, तो अपडेट लेटेस्ट अपडेट आना है उसमें। तो जैसे कि धारा 370 हटा है कश्मीर से, तो उसके भी बारे में अपडेट नहीं आया उसमें, तो उसका लेटेस्ट वर्जन नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है कि मतलब 1 जुलाई यानी 30 जून या 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया था या फिर किया गया। ठीक है, तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस संशोधन से संविधान में धारा 246A शामिल हुआ है, जिसने संसद और राज्यों की विधानसभाओं को वस्तुओं एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया। यहाँ देखिए ये चीज आपको याद रखना है कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति ने हाँ बोल दिया इन पर। ठीक है, तो इस संशोधन से संविधान के धारा 246A जो है शामिल हुआ, जिसने संसद और राज्यों की विधानसभाओं यानी संसद और राज्यों की विधानसभाओं का वस्तुओं और सेवाओं संबंधी कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि वस्तु सेवा कर के लिए यानी वस्तुओं सेवा कर के लिए जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटी जीएसटी एक्ट यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके बाद एसजीएसटी एक्ट यानी स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स पारित किया गया। ठीक है, एसजीएसटी जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, उसके बाद होता है एसजीएसटी एक्ट, ये तीनों चीज पारित किया गया। कब अधिकार दिया गया था? 8 सितंबर 2016 को। और ये अधिकार के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत? 246A के अंतर्गत। इसमें क्या कर सकता है यानी संसद और राज्यों को क्या दिया गया? विधानसभाओं का वस्तुओं एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, ये सब विधानसभा को हो गया, यहाँ का कर दिया, कितना टाइपिंग मिस्टेक करता है, यहाँ को होगा। ठीक है, यानी एक तरह से आपका चैप्टर जो है आपका एंड हो गया। प्लीज यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा तरह से आपको तैयारी की जाती है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं। और आपका एग्जाम नजदीक आ गया है और अच्छा मटेरियल चाहिए अच्छा मार्क्स लाने के लिए, जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर था। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5। ठीक है, तो चैप्टर 5 था आपका। चैप्टर 1 लास्ट बचा है और उसके बाद पूरा जो है इकोनॉमिक्स भी पूरा तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर नहीं बचेगा। सेमेस्टर अर्थशास्त्र का मतलब पूरा चैप्टर ही, पूरा इकोनॉमिक्स सिलेबस हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।